हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रिकी हॉबी विद मोहन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीरीज पार्ट 4 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसमें आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। और इसमें रेलवे और एसएससी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सीरीज 4 है। सीरीज 4 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 के अनुसार होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 55 और लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इसमें कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा। विधानसभा के निर्वाचित जितने सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55 के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के अनुसार निर्वाचन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है। इसमें दो क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये है दूरी की। दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होता है, तो यहां पे लिख लीजिए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। और ये प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी नहीं है, दूरी मापने की बड़ी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो ये प्रकाश वर्ष तो दूरी मापने की इकाई है, लेकिन दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है वो है पारसेक। पारसेक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वो है पारसेक। और एक पारसेक बराबर नोट कर लीजिए, एक पारसेक बराबर 3.262 या 3.26 ही कर लीजिए, 262 होता है वैसे। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक होती है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। और सबसे प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये दूरी की है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। या इस तरीके से समझ लीजिए आप, एक प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा पूरे एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि यदि 1 जनवरी को प्रकाश कहीं स्थान से किसी स्थान से चला है और लास्ट 31 दिसंबर तक जितना दूर जाएगा उस दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं।
तो 1 साल में प्रकाश इतना दूर चलता है, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायनमो का। डायनमो, जो कि विद्युत उत्पादन केंद्र में या आप देखे होंगे जो जनरेटर होता है उसमें लगा होता है, तो वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा यानी कि डायनमो दूसरे यंत्र से चलता है और वो विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा यानी बिजली से चलने वाला यंत्र, यानी बिजली से चलने के बाद वो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करता है, वो है मोटर। क्या है? मोटर। मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, गुरुत्व जी का मान पृथ्वी पर कहाँ सर्वाधिक होता है? तो गुरुत्वाकर्षण का मान जी जो है वो पृथ्वी पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जी का मान जो है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, गुरुत्व जी का मान कहाँ न्यूनतम होता है? तो जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर। देखिए 8 नंबर, जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? जीवन की सबसे छोटी और संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। अब देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? तो ये कई बार रेलवे डी ग्रुप में आया हुआ क्वेश्चन है कि विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में। विटामिन का आविष्कार 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। याद कर लीजिएगा, फंक ने। विटामिन का आविष्कार कब और किसने किया था? 1911 ईस्वी में फंक ने किया था। तो ये हो गया आपका 10। अब फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग, सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते रहिए और एक दिन में लगभग 10 का टारगेट बना के ही रखिए। यदि इससे कम आप करेंगे तो फिर सही नहीं है, क्योंकि एक दिन में 10 क्वेश्चन का टारगेट रखेंगे तो एक दिन धीरे धीरे सब तैयार हो जाएगा। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? तो दूध की शुद्धता है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापते हैं? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं। समुद्र की गहराई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? तो समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापते हैं? तो समुद्र की गहराई हाइड्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट देखिए
13 नंबर, कुछ प्रमुख विटामिनों की कमी से होने वाले रोगों के नाम। जो मुख्य मुख्य विटामिन है उनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम यहाँ पे देख लीजिए। तो जैसे देखिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो होता है वो होता है रतौंधी। रतौंधी का मतलब कि रात में जिसको हो जाता है, दिखाई नहीं देता है, वो विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी। नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, जिसको कि बोलचाल की भाषा में हम लोग सूखा रोग भी बोलते हैं। सूखा रोग। ABCD। हाँ, और देख लीजिए ई। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन। बांझपन रोग जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है, या विटामिन ई की कमी से नपुंसकता भी होता है। नपुंसकता, ठीक है। हाँ, और देख लीजिए विटामिन के। विटामिन के की जिसको कमी हो जाएगी तो उसको क्या होगा? रक्त का थक्का न जमना। जैसे कहीं कट गया तो आप देखते होंगे कि कहीं कट जाता है तो ब्लड जमता है। अगर जिसका नहीं जम रहा है या जिसमें विटामिन के की कमी है तो उसका कटने के बाद बहुत देर के बाद ब्लडिंग बंद नहीं होता है। तो रक्त का थक्का न जमना, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का न जमना। रक्त का थक्का नहीं जमता है तो इसलिए ब्लीडिंग बंद नहीं होती है। रक्त का थक्का न जमना मतलब ब्लड जमता नहीं है तुरंत। तो देख लीजिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता, और के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अब इसमें से देख लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि यदि शरीर के बाहरी घाव है और वो नहीं भर रहा है तो किस विटामिन की कमी है? तो मैं बताया कि जब कहीं कट जाए, रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो वो विटामिन के की कमी से होता है। तो जब शरीर के ऊपर ही कोई घाव है और वो नहीं भर रहा है तो वो विटामिन के की कमी है उसमें, ठीक। और एक और क्वेश्चन देता है कि अगर शरीर के अंदर का घाव है, जैसे मुंह के अंदर हो गया, छाला पड़ गया, या शरीर के अंदर कुछ हो गया, वो घाव नहीं भर रहा है, तो वो किस विटामिन की कमी से है? तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। आप लोग इसको ध्यान से नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि शरीर के यदि अंदर कोई घाव है और वो नहीं भर रहा है तो वो विटामिन सी की कमी से है, और शरीर के यदि बाहर कोई घाव नहीं भर रहा है तो विटामिन के की कमी से है। विटामिन सी नींबू, आंवला और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखिए। ये हो गया आपका 13, और नेक्स्ट अब इसके बाद देखिए। हाँ, आइए नेक्स्ट 14 नंबर देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग
एक क्वेश्चन कभी कभी इससे पूछ ही देता है, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। नदियों के किनारे कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं, उनका नाम है और किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दिल्ली, आगरा और मथुरा। बताइए, दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दिल्ली, आगरा, मथुरा, तो इसमें दिल्ली का तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर इसके साथ जुड़ा है, यानी कि जमुना नदी। दिल्ली, आगरा, मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना, यमुना नदी। दिल्ली, आगरा और मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए, कानपुर, हरिद्वार, पटना और वाराणसी। कानपुर, हरिद्वार, पटना और वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी, गंगा। थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत में सबसे बड़ी नदी भी गंगा ही है, याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है और कानपुर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा, गंगा और जमुना दोनों के संगम पर है। और इससे पहले यहाँ पे एक और नदी थी, गंगा, जमुना और सरस्वती नदी, 3 नदियों का संगम था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सरस्वती नदी सूख चुकी है, वो नहीं है, तो इसलिए गंगा और जमुना के संगम पर, संगम यहाँ लिख लेंगे, गंगा जमुना संगम पे है। और सरस्वती नदी पहले थी लेकिन अब सूख चुकी है, तो इसलिए गंगा जमुना है केवल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती। लखनऊ जो है आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली, हुगली। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, अयोध्या। अयोध्या जहां की इस समय राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू। नेक्स्ट देखिए, नासिक। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक किस नदी के, नासिक जो है गोदावरी, गोदावरी। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन। उज्जैन जो है जहां पे कि महाकाल का मंदिर है, उज्जैन है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ। किस नदी के किनारे बसा हुआ है उज्जैन, शिप्रा। फिर देखिए नेक्स्ट, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, अलकनंदा, अलकनंदा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसको नोट कर लीजिए, अलकनंदा। नेक्स्ट देखिए, गंगोत्री। गंगोत्री किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भागीरथी, भागीरथी। गंगोत्री किस नदी के किनारे बसा हुआ है, भागीरथी। हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा। जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे।
अहमदाबाद साबरमती नदी। अहमदाबाद कहां बसा हुआ है? साबरमती। जम्बू, जम्बू कहां बसा हुआ है? तवी। जम्बू जो है तवी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसीलिए एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है जम्बू तवी। तो जम्बू जो है तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीनगर, श्रीनगर कहां बसा हुआ है? झेलम। श्रीनगर झेलम, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? झेलम। और सूरत, सूरत जो है वो ताप्ती नदी, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली, आगरा, मथुरा यमुना नदी के किनारे। कानपुर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी गंगा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा जमुना के संगम पर। यदि गंगा जमुना सरस्वती दिया है तो भी आप उसको टिक कर सकते हैं, क्योंकि पहले सरस्वती नदी भी यहाँ पे थी, यानी कि गंगा जमुना सरस्वती तीनों थे, लेकिन वर्तमान में सरस्वती नदी सूख चुकी है ही नहीं, तो इसलिए गंगा जमुना के संगम पर है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। गंगोत्री भागीरथी नदी के किनारे। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे। जम्मू तवी नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी। और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों आज की सीरीज कंप्लीट हुई। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले सीरीज में। और कैसी लगी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सबको इनका लाभ मिल सके। और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और प्रतिदिन कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप लोग तैयार करिए ही, क्योंकि एक दिन में तैयार होने वाला नहीं है, और रोज़ पार्ट पार्ट में करेंगे तो धीरे धीरे से पूरा तैयार हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो।